आज की कहानी है रिवाजों का दलदल। गाड़ी छूटने वाली थी, तभी डब्बे में कुछ यात्री चढ़े। आगे आगे कुली एक व्यक्ति को उसकी सीट दिखाने में सहायता कर रहा था और पीछे से दो बच्चों के साथ जो महिला थी, उसे देखकर रजनी स्तब्ध रह गई। अपना सामान आरक्षित सीट पर जमा कर उस महिला ने अगल बगल दृष्टि घुमाई और रजनी को देखकर वह भी चौंक सी उठी। एक पल उसने सोचने में लगाया, फिर निकट आ गई। नमस्ते आंटी। खुश रहो श्री बेटा। रजनी ने कुछ उत्सुकता, कुछ उदासी से उसे देखा और बोली, कहाँ जा रही हो? श्री ने मुस्कुराकर अपने परिवार की ओर देखा, फिर बोली, हम दिल्ली जा रहे हैं। कहाँ हो आजकल? दिल्ली में यश एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। लखनऊ तो मम्मी के पास गए थे। इतना कहकर वह उठकर अपनी सीट पर चली गई। यश ने सीट पर अखबार बिछाकर एक टोकरी रख दी थी। बच्चे टोकरी से प्लेट निकालकर रख रहे थे। अभी से, श्री ने यश को टोका था। हाँ, खा पीकर चैन से सोएंगे, यश ने कहा तो वो मुस्कुराकर बैठ गई। सबकी प्लेट लगाकर एक प्लेट उसने रजनी की ओर बढ़ा दी। खाइए आंटी। अरे नहीं श्री, मैं घर से खाकर चली हूँ, तुम लोग खाओ, रजनी ने विनम्रता से कहा और फिर आंखें मूंदकर वह अपनी सीट पर उठाकर बैठ गई। कुछ यात्री उनकी बर्थ पर बैठ गए थे। शायद ऊपर की बर्थ पर जाने का अभी उन लोगों का मन नहीं था, इसीलिए रजनी भी लेट नहीं पा रही थी। श्री का परिवार खाते खाते चुटकुले सुना रहा था। रजनी ने कई बार अपनी आंखें खोली। शायद वह श्री की आंखों में अतीत की छाया खोज रही थी, पर वहां बस वर्तमान की खिलखिलाहट थी। श्री को देखते ही फिर से अतीत के साए बंद आंखों में उभरने लगे हैं। श्रीनिवासन और उनका बेटा सुभग कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। जाने कब और कैसे दोनों प्यार के बंधन में बंध गए। उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनके पुत्र के जीवन में कोई लड़की आ गई है। सुभग ने बीए की परीक्षा पास करने के बाद प्रशासनिक सेवा का फॉर्म भर दिया और पढ़ाई में व्यस्त हो गया। सुभग की दादी तब तक जीवित थी। उनके सपनों में सुभग पूरे ठाट बाट से आने लगा। कहती, देखना कितने बड़े बड़े घरानों से इसका रिश्ता आएगा, हमारा मान सम्मान और घर सब भर जाएगा। उनके सपनों में अपने पोते का भविष्य घूमता रहता। सुभग के पापा तब कहते, अभी तो सुभग ने खाली फॉर्म भरा है माँ, अगर उसका चुनाव हो गया तो कुछ साल ट्रेनिंग में जाएंगे। अरे तो क्या, बनेगा तो जरूर एक दिन कलेक्टर, माँ जी अकड़ कर कह देती। श्री के पति ने खा पी कर बर्थ पर बिस्तर बिछा लिया था। रजनी ने देखा अपनी गृहस्थी में श्री इतनी अधिक मग्न है कि उसने एक बार भी रजनी से सुभग के बारे में नहीं पूछा। क्या उसे सुभग के बारे में कुछ भी पता नहीं है? मन ने तर्क किया, वह क्यों सुभग के बारे में जानने की चेष्टा करेगी? जो कुछ हुआ उसमें श्री का क्या दोष? आहसी निकल गई। दोष तो दोनों का नहीं था, ना श्री का ना सुभग का। तो फिर वह सब क्यों हुआ? आखिर क्यों? कौन था उन बातों का उत्तरदायी? बहन जी, बत्ती बुझा दीजिए, एक सह यात्री ने अपनी स्लीपिंग बर्थ पर पसरने से पहले रजनी से कहा। रजनी को होश आया कि ज्यादातर यात्री अपनी अपनी सीट पर सोने की तैयारी में हैं। वह अनमनी सी उठी और तकिया निकालकर बत्ती बुझाते हुए लेट गई। हल्की हल्की रोशनी में रजनी ने आंखें बंद कर ली, पर नींद तो कोसों दूर लग रही थी। कई वर्ष लगे थे उन हालात से उबरकर अपने को सहज करने में, पर आज फिर एक बार वह दर्द हर अंग में जैसे रिस चला है। यादों की लहरें ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा समुद्र उफन रहा था। सुभग ने जिस दिन प्रशासनिक अधिकारी का पद संभाला था, उसी दिन माजी ने शोर मचा दिया। रोज कहती, इतने रिश्ते आने लगे हैं, हम लड़कियों के चित्र मंगवा लेते हैं, जिस पर सुभग हाथ रख देगा वही लड़की ब्याह लाएंगे। सुभग ने भी हंसकर अपनी दादी के कंधे पर झूलते हुए कहा था, सच दादी, फिर वादे से पलट मत जाइएगा। चल हट, घर के आकाश में
सतरंगे सपनों का इंद्रधनुष सा सज गया था। खुशियां सबके मन में फूलों से खिल रही थी। पापा ने अपने बेटे के लिए एक बड़ी पार्टी दे रखी थी। उनके बहुत से मित्रों में कई लड़कियां भी थीं। रजनी ने बार बार अनुभव किया कि सुभग के मित्र उसे श्री की ओर संकेत करके छेड़ रहे थे। सुभग और श्री की मुस्कुराहट में भी कुछ था जो ध्यान खींच रहा था। पार्टी के बाद सुभग उसे घर तक छोड़ने भी गया था। लौटा तो रजनी ने सोचा कि बेटे से श्री के बारे में पूछ कर देखें, पर उससे पहले उसकी दादी एक पुलिंदा लेकर आ पहुंची। सुभग ने कहा, दादी ये मुझे क्यों दिखा रही हैं? शादी तो तुझे ही करनी है, फिर और किसे दिखाएं? शादी अभी से। सुभग कुछ परेशान हो उठा। शादी का समय और कब आएगा? दादी का प्यार का सागर उफान मार रहा था। नहीं दादी, पहले मुझे सेटल हो जाने दीजिए, फिर मैं स्वयं ही। वह बात अधूरी छोड़कर जाने लगा तो दादी ने रोका। हम कुछ नहीं जानते, कुछ तस्वीरें पसंद की है, तू भी देख लेना, फिर उनकी कुंडली मंगवा लेंगे। कुंडली? सुभग चौंक कर घूम गया था। जैसे जैसे उसकी दादी का उत्साह बढ़ता गया, वैसे वैसे सुभग शांत होता गया। एक दिन वह अपने मन के सन्नाटे को तोड़ते हुए श्री को लेकर घर आ गया। रजनी चाय बनाने जाने लगी तो सुभग ने बड़े अधिकार से श्री से कहा, श्री तुम बना लो चाय। तो वह झट से उठ खड़ी हुई। उसके साथ ही सुभग ने भी उठते हुए कहा, इसे रसोई में सब दिखा दूं जरा। उस दिन उसकी दादी का ध्यान भी इस ओर गया। श्री के जाने के बाद उन्होंने कहा, शुभी, ये मद्रासी लड़की तेरी दोस्त है या कुछ और भी है? वह धीरे से मुस्कुराया। आपने वादा किया है ना दादी कि जिस लड़की पर मैं हाथ रख दूंगा आप उसे ही ब्याह कर इस घर में ले आएंगी। दादी ने कदाचित अपने मन को संभाल लिया था। बोली, कायस्थ घराने में एक मद्रासी लड़की तो आजकल चलता है, लेकिन अच्छी तरह सुन लो, कुंडली मिलवाए बिना हम ब्याह नहीं होने देंगे। रजनी ने धीरे से कहा, अम्मा जी, अब कुंडली कौन मिलवाता है? जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। चुप रहो बहू, हमारा इकलौता पोता है, हम जरा भी लापरवाही नहीं बरतेंगे। फिर सुभग से बोली, तू इसकी माँ से कुंडली मांग लेना। दादी, जैसे आपको अपना पोता प्यारा है, उन्हें भी तो अपनी बेटी उतनी ही प्यारी होगी। अगर मेरी कुंडली खराब हुई और उन्होंने मना कर दिया तो? कर दे मना, तुझे किस बात की कमी है? लेकिन दादी, उसे बीच में ही टोककर दादी बोली, अब कोई लेकिन वेकिन नहीं, चल अब खाना खा ले। सुभग का मन उखड़ गया था। धीरे से बोला, अभी भूख नहीं है दादी। रजनी जानती थी कि सुभग ने अपने बड़ों से कभी बहस नहीं की। उसकी उदासी रजनी को दुखी कर गई थी। एकांत में बोली, क्यों डर रहा है? सब ठीक हो जाएगा, तुम दोनों की कुंडली जरूर मिल जाएगी। और यदि नहीं मिली तो क्या करेंगे आप लोग? उसने सीधा प्रश्न ठोक दिया था। इतना निराशावादी क्यों हो गया है? दादी का मन रह जाने दे, बाकी सब ठीक होगा। फिर धीरे से बोली, श्री, मुझे भी पसंद है। गाड़ी धीरे धीरे हिचकोले खा रही थी। शायद कोई स्टेशन आ गया था। गाड़ी तो समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है, पर इंसान कई बार बीच राह में ही गुम हो जाता है। आखिर ये रिवाजों के दलदल कब तक पनपते रहेंगे? वह फिर अतीत की उस खाई में उतरने लगी जिससे बाहर निकलने की कोई राह ही नहीं बची थी। दादी के हट पर वह श्री की कुंडली ले आया था, लेकिन उसने रजनी से कह दिया था, मम्मा, मैं ये सब मानूंगा नहीं। अगर श्री से शादी नहीं तो कभी भी शादी नहीं करूंगा। फिर सब बदलता ही चला गया। श्री की कुंडली में मंगली दोष था और भी अनेक दोष पंडित ने बता दिए। दादी ने साफ कह दिया, बस फैसला हो गया, ये शादी नहीं होगी। एक तो लड़की मंगली है, दूसरे कुंडली में कोई गुण भी नहीं मिल रहे हैं। मैं ये सब नहीं मानता हूँ, सुभग ने कहा। मानना पड़ेगा, दादी ने जोर दिया। हमारे पोते पर शादी के बाद कोई भी मुसीबत आए, ये नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है दादी, उससे शादी ना करके मैं अमर हो जाऊंगा? कैसे बहस कर रहा है उस मामूली सी लड़की के लिए। कितनी सुंदर लड़कियों के रिश्ते हैं तेरे लिए।
दादी, सुंदरता समाप्त हो सकती है, पर अच्छा स्वभाव सदा बना रहता है। सुबह का तर्क एकदम ठीक था, पर उसकी दादी का हठ सर्वोपरि था। सुबह के हठ को परास्त करने के लिए उन्होंने आमरण अनशन पर जाने की धमकी दे दी। दिन भर दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। दादी बिना अन्न जल के शाम तक बेहाल होने लगी। वह मधुमेह की रोगी थी। पापा ने घबराकर सुबह के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। बेटा, तुम्हें तो बहुत अच्छी लड़की फिर भी मिल जाएगी, पर मुझे मेरी माँ नहीं मिलेगी। सुभग ने पापा की जुड़ी हथेली पर माथा टिका दिया। पापा, दादी मुझे भी प्यारी हैं। यदि इस समस्या का हल किसी एक को छोड़ना ही है, तो मैं श्री को छोड़ता हूँ। पापा ने उसे गले से लगा लिया। जब उसने सिर उठाया, तो उसका चेहरा आंसुओं में डूबा हुआ था। पापा से अलग होकर उसने कहा, पापा, एक वादा मैं भी चाहता हूँ। अब आप लोग कहीं भी मेरे विवाह की बात नहीं चलाएंगे। अगर श्री नहीं तो कोई और भी नहीं। पापा व्यथित से उसे देखते रह गए। बेटे से कुछ कह पाने की स्थिति में तो वे नहीं थे। जब दादी कुछ स्वस्थ हुई तो पापा ने कहा, माँ, उसे संभालने का अवसर दीजिए, कुछ मत कहिए अभी। एक माह बाद दादी ने फिर कहना आरंभ कर दिया, तो सुभग ने कहा, दादी, जब तक मैं नई पोस्ट और नई जगह ठीक से सेटल नहीं होता, प्लीज और कुछ मत कहिए। बहुत शीघ्र अपने पद व प्रतिष्ठा से शायद वो उब गया और नौकरी छोड़कर दुबई चला गया। शायद विवाह से पीछा छुड़ाने की यह राह चुनी थी उसने। इसी तरह टालते हुए 3 वर्ष और बीत गए। सुबह दुबई में अकेला रहता था, फोन भी बहुत कम करता था। वहाँ की तेज रफ्तार जिंदगी में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, एक दिन उसके ऑफिस वालों ने फोन से दुर्घटना में उसकी मृत्यु का समाचार दिया। जाने कब रजनी की आंख लग गई थी। कुछ शोर से आंख खुली तो पता चला दिल्ली का स्टेशन आने वाला है। उन्होंने झट से चादर तहाई, बैग व पर्स संभाला और बीच की सीट गिराकर बैठ गई। श्री भी परिवार सहित सामान समेटकर स्टेशन आने की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी आंखों में पछतावे के छोटे छोटे तिनके चुभ रहे थे। दादी का सदमे से अस्वस्थ हो जाना और उनका वो पछतावा कि अगर उसे इतना ही जीना था तो मैंने क्यों उसका दिल तोड़ा। दादी का वह करुण विलाप उनकी अंतिम सांस तक सबके दिल दहलाता रहा था। काश कभी कभी इससे आगे कुछ होता ही नहीं, सब शून्य में खो जाता है। स्टेशन आ गया था। जाते जाते श्री ने उनका बैग थाम लिया था। स्टेशन पर उतरकर बैग उन्हें थमाया, उनकी हथेली दबाकर धीरे से कहा, धीरज रखिए आंटी, मुझे मालूम है कि आप अकेली रह गई हैं। उसने अपना फ़ोन नंबर व पते का कार्ड दिया और बोली, मैं पटेल नगर में रहती हूँ। जब जब अपने भाई के यहाँ दिल्ली आए हमें फ़ोन करिए, एक बार तो आकर मिल ही सकती हूँ। रजनी ने भरी आंखों से उसे देखा। लगा श्री के रूप में सुभग उसके सामने खड़ा है और कह रहा है, मैं कहीं नहीं गया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।